हेलो फ्रेंड्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में 129वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में डिटेल से जाना था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका जिक्र संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इसमें यह प्रावधान है कि जो संसद है भारत की, वह संविधान के किसी भी उपबंध का निरसन, परिवर्तन या परिवर्धन कर सकती है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहला, कि जो संविधान में संशोधन है वो केवल संसद ही कर सकती है, ना कि राज्यों के विधानमंडल। और दूसरी बात यह है कि जो संविधान के जो मूल ढांचे का अंग बन चुके हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। और ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में दी थी कि भाई जो संविधान का अंग जो बन चुके हैं, जो भी प्रावधान, उसको संसद संशोधित नहीं कर सकती है। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। यानी कि जो संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे आप पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं या तो राज्यसभा में भी पहले ला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई संसद के 3 अंग माने जाते हैं। 3 कौन कौन से? एक है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो संसद की हम देखते हैं कि 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हालांकि जो राष्ट्रपति है वो संसद में बैठता नहीं है, जैसे कि लोकसभा में नहीं बैठता, ना ही राज्यसभा में बैठता है, लेकिन फिर भी उसको हम संसद का अंग मानते हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि भाई इसका आरंभ किसी भी संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं। यानी कि जो विधेयक लाएंगे, संविधान संशोधन विधेयक, या तो आप पहले लोकसभा में भी ला सकते हैं और या राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट है कि इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। तो इस विधेयक को संसद के कोई भी सदस्य इस विधेयक को ला सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। सरकारी सदस्य कहने का मतलब यह है कि जो सदस्य जिनको मंत्री पद मिला है वो सरकारी होते हैं, और वैसे सदस्य जिनको कोई मंत्री पद नहीं मिला है वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यक नहीं है। तो संविधान संशोधन विधेयक अगर सदन में लाना है, यानी संसद में लाना है, तो उसके लिए हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें जो सदन में लाने से पहले हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, जैसे धन विधेयक। धन विधेयक अगर आप संसद में लाना चाहते हो या सदन में लाना चाहते हो तो पहले हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, या नए राज्यों का निर्माण संबंधी जो विधेयक होगा उसको भी सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है इस विधेयक को दोनों सदनों से, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। तो विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत के एक अलग से हम वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि इस विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है पांचवा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अर्थात कि अगर संविधान संशोधन विधेयक अगर एक सदन पारित कर देता है और दूसरा सदन उसको पारित नहीं करता है, या लटका देता है, या कार्रवाई में देरी करता है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक को संयुक्त बैठक के द्वारा पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। और छठवां पॉइंट है, संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो आधे राज्यों के विधानमंडल से भी साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। अर्थात अगर संविधान संशोधन का जो किया जा रहा है अगर संघीय व्यवस्था से संबंधित है तो उसमें आधे राज्य भी अपने राज्य विधानमंडल से सामान्य बहुमत से इस विधेयक को पारित करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से तो पारित कराना ही है, साथ ही साथ राज्यों के जो विधानमंडल है वो अपने विधानमंडल से सामान्य बहुमत से भी इस विधेयक को पारित करेंगे। तो सातवां पॉइंट ये है कि दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। तो विधेयक अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित हो जाए
और राज्य विधानमंडल जहां आवश्यक हो वहां से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद इस विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास भेजेंगे साइन करने के लिए। तो राष्ट्रपति इस पे सहमति देंगे। जैसे कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति दे, राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं, लंबित कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकते हैं। लेकिन इस प्रावधान को जो कि राष्ट्रपति सहमति देंगे, इसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में बाद में जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर सहमति देंगे ही। और राष्ट्रपति के सहमति देने के बाद ये विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है। तो ये थी हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। इसके द्वारा हम संविधान में कोई भी भाग को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या संसद स्वयं 368 में संशोधन कर सकती है? और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।